तुम तीन घोड़ों की लड़ाई के बीच एक छोटी सी गली में बैठकर किस्मत का खेल खेल रहे थे। सामने से गुजरा कोई तो तुमने सोचा चलो इसे ही फंसाते हैं, मगर ये क्या, ये तो निकला खुद काओ काओ। तुमने पूरी उम्मीद से उसका हाथ देखा, भविष्य बताया और फिर हाथ आगे बढ़ा दिया। 50 वेन दो। पर उस कमीने ने पैसे देने से ही मना कर दिया। बस यहीं से तुम्हारा दिमाग घूम गया। तुमने उसका हाथ पकड़ा और बोले, मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे तुम्हारी तो शक्ल ही वैसी लग रही है जिसने बोर्ड तोड़ा था। तुमने जोर से आवाज लगाई, पकड़ो इसे, ये वही है जिसने डोंग ताशी पर हमला किया था। काओ काओ का दिल एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ये आदमी मुझे जानता कैसे? क्या ये कोई गुप्त दुश्मन है? तभी कुछ सिपाही दौड़ते आए और उन्होंने काओ काओ को दबोच लिया। तुम शांति से पास खड़े रहे, इनाम लेने की सोच रहे थे। रास्ते में तुम धीरे से उसके कान के पास झुके और मुस्कुराते हुए बोले, पैसे नहीं दिए तो इनाम ले लेंगे, एक ही बात है। काओ काओ मन ही मन बड़बड़ाया, यार सिर्फ 50 वेन के लिए। मगर साथ ही उसे थोड़ी राहत भी मिली, क्योंकि जो पैसों के पीछे पड़ा हो वो डोंग झो का आदमी तो नहीं होगा। सिपाहियों के अंदर जाते ही काओ काओ ने चुपके से तुमसे कहा, भाई मैं काओ काओ नहीं हूँ, ये 50 वेन लो और जरा काम जाओ। तुमने बिना देर किए उसकी जेब से पैसे निकाले, जेब में डाले और हंसते हुए बोले, अभी भी मुकर रहे हो? खैर, झूठी गवाही तो नहीं दे सकता, अगर पकड़ा गया तो मेरी खाल खिंचेगी। अपनी जान बचानी पड़ती है, ये तो समझते हो ना? काओ काओ का चेहरा गुस्से से लल हो गया, मगर फिर उसे याद आया युआन शाओ के साथ एक बार वो भी ऐसा ही कर चुका था। दुनिया गोल है, आज उल्टा हो गया। काओ काओ बिल्कुल चुप हो गया। जब उसे लग रहा था कि आज का दिन आखिरी है, तभी तुम्हारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, पैसे मिल गए, अब जान नहीं लूंगा। काउंटी अधिकारी के सामने डटे रहो, साफ बोलो, मैं काओ काओ नहीं हूँ। जब अकेले में पूछे तब असली बात कहो। डोंग जू को क्यों मारना चाहते थे वो बताओ, जान बचेगी और एक काबिल सलाहकार भी मिलेगा। और हाँ, रात को चाकू घिसने की आवाज़ आए तो घबराना मत, बस सुअर काट रहेंगे। काओ काओ की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। बाकी बातें वो ठीक से सुन भी नहीं पाया, दिमाग में बस जान बचेगी और काबिल सलाहकार ही घूम रहा था। मुड़कर देखा, तुम जा चुके थे। आवाज़ कान तक पहुंची कैसे? और सिपाहियों को पता क्यों नहीं चला? काओ काओ सोच में पड़ गया। फिर उसे दरबार में पेश किया गया। काउंटी अधिकारी ने पूछा, मैं काओ काओ नहीं हूँ? ये बात काओ काओ के मुंह से अपने आप निकल गई जैसे रट गई हो। अधिकारी ने उसे ध्यान से देखा, फिर हाथ हिलाया, थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है। हाँ हाँ, मैं नहीं हूँ, मेरा नाम हुआंगफू है, बस एक व्यापारी हूँ। काओ काओ ने जल्दी से बहाना बनाया, मगर अधिकारी मुस्कुराया और बोला, इसे जेल में डाल दो। काओ काओ जेल में पहुंच गया। पर उसे अजीब लग रहा था। अधिकारी ने न तो लुयांग भेजा, न ही ज्यादा सख्ती की, जैसे जानबूझकर कुछ छुपा रहा हो। आधी रात को जेल का दरवाजा खुला, काओ काओ को पिछवाड़े ले जाया गया। बेड़ियां खुली और अधिकारी खुद आया। काओ काओ, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मैंने कहा, मैं नहीं हूँ। काओ काओ अब भी टाल रहा था। अधिकारी हंसा, पिछले साल वयांग गया था, वहां तुम्हें देखा था। काओ काओ के पास कोई जवाब नहीं बचा, चुप रहा। अधिकारी बोला, ठीक है, नहीं मानते तो मैं तुम्हें डोंग झो के पास भेज देता हूँ, वो खुद पहचान लेगा। डोंग झो का नाम सुनते ही काओ काओ का रंग उड़ गया। आखिरकार बोला, ठीक है, मैं ही हूँ। अब क्या करोगे? अधिकारी का लहजा नरम हो गया। बस एक सवाल, डोंगजो को क्यों मारना चाहते थे? वो राज दरबार को बर्बाद कर रहा है, नाम का मंत्री है, असल में देशद्रोही है। महान वंश का वफादार हूँ, चुप कैसे रहता? काओ काओ ने जोश से कहा। अधिकारी काफी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो कहाँ जाओगे? युआन शाओ के पास, बचपन के दोस्त हैं, जरूर साथ देगा। अधिकारी उठा, मैं चेन गोंग ये छोटी सी नौकरी छोड़ता हूँ, आज से तुम्हारे साथ चलूंगा। काओ काओ लगभग रो पड़ा। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव उसने कभी नहीं देखे थे। उधर काओ काओ और चेन गोंग भाग रहे थे, इधर तुम एक चाय की दुकान में बैठकर चिकन लेग चबा रहे थे, मुंह में पानी भरा था। तभी दिमाग में सिस्टम की आवाजें आने लगी, बधाई हो, पहला लेवल पूरा, शक्ति बढ़ी। काओ काओ की किस्मत बदली, 100 लकी पॉइंट्स मिले। एक परिवार की किस्मत बदली, 200 लकी पॉइंट्स मिले। टोटल लकी पॉइंट्स 400। सिस्टम शॉप खुल गया, लकी ड्रॉ शुरू। बस इतना सुनते ही तुमने चिकन लेग लगभग फेंक दिया। शक्ति बढ़ने का एहसास अजीब था। एक गर्म लहर सी दौड़ी अंदर, थकान छू हो गई और एक अलग ही ऑरा आ गई। सिस्टम शॉप खोला तो आंखें फटी रह गई। दवाइयां, हथियार, यहाँ तक कि सोने की ईंटें भी। 100 ग्राम की एक गोल्ड बार, सिर्फ एक लकी पॉइंट। मेरे पास 400 हैं, मतलब 400 गोल्ड बार्स। मन में हंसी आ गई। तभी एक डिस्काउंटेड स्क्रोल दिखा, ध्यान वे स्क्रोल, 80% ऑफ, सिर्फ 3 दिन बचे, इसीलिए सस्ता। स्पेशल नोट, सावधान, ये अभी अभी किसी को मार के आया है। तुमने सोचा, 3 घोड़ों की लड़ाई में बिना किसी बॉडीगार्ड के टिकना मुश्किल है। ध्यान वे, 3 घोड़ों का नंबर 1 बॉडीगार्ड, यही डील लेनी चाहिए। 400 पॉइंट्स लगाए और स्क्रोल खरीद लिया। अगले ही पल आंखें बंद करके खुद को कोसने लगे। स्क्रोल की इन्फो आई, डायन वे अभी जोंगली में है। सिस्टम, तूने लूट लिया, वो पास में ही था, मैं खुद ढूंढ लेता। ये 400 पॉइंट्स बेकार गए। तुमने तय किया आगे से कभी स्क्रोल नहीं खरीदेंगे, मगर पैसे गए तो ध्यान वे को लाना ही होगा। खाना खाकर उठे, स्टॉल लगाया।
स्क्रोल का असर था। ध्यान वे मिलने की प्रोबेबिलिटी 100%। एक कोने में बैठ गए, जैसे कोई माहिर मछुआरा इंतजार करता है। थोड़ी देर में एक पहाड़ जैसा आदमी दिखा, 2 मीटर से ऊंचा, हर तरफ मसल ही मसल, जैसे कोई शेर दौड़ने से पहले रुका हो। घबराया हुआ था, बार बार पीछे देख रहा था। चीनी लूबू का वो बदकिस्मत सिपाही। आज उसकी आंख सुबह से फड़क रही थी। बीवी अभी अभी लोयांग आई थी, हाथ भी नहीं लगाए, और लूबू ने उसे ड्यूटी पर भेज दिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी तुम्हारे स्टॉल पर। उस बड़े से साइन पर लिखा था, आयरन माउथ प्रिडिक्शन। तुमने आंखें उठाए बिना बोला, आगे गए तो मुसीबत है। चीनी रुक गया। तभी पीछे से सिपाहियों के कदमों की आवाज आई। वो पास की घास में घुस गया। सिपाही आए, पूछताछ की, कुछ नहीं मिला, चले गए। डायन वे घास में छुपा सांस रोके बैठा था। ये अजनबी कैसे आन गया? तभी तुम्हारी आवाज आई, आकाश की चाल, इंसान की राह, लोहे जैसा सच, गलत निकला तो पैसे नहीं। डायन वे बाहर आया, सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, शुक्रिया, जान बचाई। तुमने हाथ आगे कर दिया बिना देखे। भाई किस्मत देखनी है, 50 वेन। गलत निकला तो पैसे नहीं। डायन वे ने बिना सोचे 50 वेन रख दिए। क्या जानना है? भविष्य। तुमने उंगलियां मिलाई, आंखें बंद की, फिर खोली और सिर हिलाने गए। अफसोस, बड़ा अफसोस। डायन वे घबराया। क्या मतलब? तुम्हारा नाम डायन वे है, चैनल यू के रहने वाले। किसी गुंडे को मारकर भागे हो, अभी पुलिस पीछे है, सही है ना? डायन वे पूरी तरह हिल गया। आप तो सब जानते हो। तुम बोले, जाने दो, तुम्हारी किस्मत यहाँ रुकती नहीं। जो सरदार मिलेगा वो तुम्हें अहमियत देगा, मगर उसकी एक गलती, उसकी एक निजी खुराफात, और तुम उसके लिए मारे जाओगे। बताओ, तकलीफ नहीं होगी? डायन वे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मैं किसी बेवकूफ़ी के लिए क्यों मरूं? मुठियां भिज गई। किसी और की गलती के लिए मरना, और इतिहास में बस एक छोटी सी दर्दनाक कहानी बनकर रह जाना, यही सोचकर उसका खून खौलने लगा। तो क्या किस्मत बदल सकती है? तुम मुस्कुराए। किस्मत जाने वाले को कोई गम नहीं। डायन वे को समझ नहीं आया, पर तुमने स्टॉल बंद करना शुरू किया। जाने से पहले एक और चोट लगाई। तुम झांग मियाओ के पास जाने वाले हो, है ना? वो तुम्हें देखेगा तक नहीं। कुछ साल बर्बाद होंगे, फिर वो सरदार मिलेगा जो तुम्हें इज्जत देगा, मगर 4 साल में ही उसकी वजह से जान जाएगी। किसी की बेवकूफ़ी के लिए मरना, ये कोई हीरो की कहानी है। दायन वे गुस्से में और बेचैनी में दोनों था, पर साथ ही हैरान भी, ये आदमी झांग मियाओ का नाम कैसे जानता है। तुमने बैग उठाया, हाथ जोड़े और बोले, रास्ता दिख गया, अब चलना तुम्हारे हाथ में है। किस्मत बदल सकती है, बशर्ते खुद बदलो। और चल दिए, बिना रुके, बिना पलटे। डायन वे वहीं खड़ा सोचता रहा। रास्ता खुद चुनो। ये बात उसके दिल में उतर गई। झांग मियाओं के पास नहीं जाऊंगा, वो तो पहले से बवादी लिखी है। उसने जेब से एक रिकमेंडेशन लेटर निकाला और बिना सोचे फाड़ दिया। वो लेटर किसी दोस्त ने दिलवाया था, पर अब वो बस एक फंदा लग रहा था। मगर झांग मियाओ नहीं तो जाए कहाँ? तभी अचानक एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, जल्दी चलो, सिपाही आ रहे हैं। डायन वे चौंक कर पलटा, आगे पीछे दाएं बाएं, कोई नहीं, एकदम खाली। पर वो आवाज़ बिल्कुल कान के पास से आई थी। ये कैसे हुआ? ये था तुम्हारा सिस्टम वाला सीक्रेट मैसेज, दिन में एक बार, सीधे कान में। दायन वे पूरी तरह मान गया। ऐसा इंसान तो कोई आसमानी ताकत ही हो सकता है। उसके मन में एक आग जल उठी, इनके साथ रहा तो नाम जरूर होगा। दायन वे चुपचाप तुम्हारे पीछे चल पड़ा, दूरी बनाए रखी। उसने सोचा पहले कोई काम करके दिखाना होगा, तब जाकर मांगूंगा जगह। तुम जानबूझकर सुनसान रास्तों से चल रहे थे, यही मौका देना था उसे। 2 दिन चलने के बाद जब दायन वे भूख से बेहाल था, तभी उसे रास्ते में रोटी और सूखा मांस मिलने लगा, वही जो तुम जानबूझकर छोड़ रहे थे। अब तो वो और भी पक्का हो गया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। फिर वो मौका आया। 3 बदमाश तुम्हें घेर चुके थे। दियान वे बिजली की तरह दौड़ा। उसके दोनों हाथ ऊपर नीचे हुए, कुछ चीखें आईं, और पल भर में तीनों जमीन पर। डायन वे तुम्हारे सामने आया, घुटने टेके, आवाज गरजी, डायन वे प्रणाम करता है, उठो। तुमने बस इतना कहा, आगे चलते रहे। जान बचाई, कर्ज उतर गया। डायन वे घबराया नहीं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है। तुम रुके, उसकी आंखों में देखा। डायन वे बिना झिझके बोला, नाम और पैसे की जरूरत नहीं, आप जैसे इंसान के साथ यही असली रास्ता है। जाना हो तो कभी भी जा सकते हो। तुमने सिर हिलाया, मान लिया। तभी सिस्टम की आवाज आई, डायन वे की किस्मत बदली, 200 पॉइंट्स। काओ चाओ की किस्मत बदली, 200 पॉइंट्स। जांग शियो की किस्मत बदली, 100 पॉइंट्स। कुल बचत 160 पॉइंट्स, और एक डायन वे फ्री में। मगर फिर एक वार्निंग भी आई। फेमस जनरल जोड़ा, रेपुटेशन +1। वार्निंग, रेपुटेशन 5 से ऊपर गई तो पेनल्टी मिलेगी। रुको, ये तो भूल ही गए थे। सिस्टम चाहता है कि तुम अकेले रहो, हर तरफ गैंग न बनाओ। एट्रीब्यूट्स देखे, चार्म 4, फेम 3, रेपुटेशन 4। एक स्लॉट बचा। डायन वे को साथ लेकर लुआंग पहुंचे। 3 दिन बाद स्टॉल लगाया। डायन वे पत्थर की तरह बगल में खड़ा था। काफी इंतजार के बाद एक जान पहचाना चेहरा लड़खड़ाते हुए आया। चीनी लूबू का वो बेचारा सोल्जर। आज सुबह से आंख फड़क रही थी। बीवी अभी अभी लुयांग आई थी, हाथ भी नहीं लगाई कि लूबू ने पेट्रोल पर भेज दिया। तभी नजर पड़ी उस साइन पर, आयरन माउथ, नो रिजल्ट, नो मनी। तुमने आंखें उठाए बिना ठंडे लहजे में कहा, जो मुझसे किस्मत नहीं दिखवाते उनकी किस्मत नहीं होती। चीनी रुका।
ध्यान वे की चौड़ी बॉडी देखकर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ। भाई मुझे किस्मत दिखानी है। तुम सच में चाहते हो? तुमने स्टॉल बंद करना शुरू किया। चीनी घबरा गया। अरे रुको। ध्यान वे सामने आ गया। चीनी की हिम्मत पस्त हो गई। ठीक है सॉरी। तुमने एक नज़र डाली, क्या देखना है? एकदम शर्मिंदगी से बोला। प्यार। यार ये बड़ा मर्द अचानक झिझकने लगा। दरअसल बीवी बहुत तेज थी, वो डरता था कि काबू में रख पाएगा या नहीं। तुम हल्के से हंसे। नई दुल्हन लाए हो ना? चीनी हक्का बक्का, ये कैसे जाना इसने? तुमने रुकने नहीं दिया। नाम है चीनी, लोबू का। पहले एक छोटे से गेट का सिपाही था। लोबू ने खुद तरक्की दी, सही? हाँ, बिल्कुल सही। यार आप तो कमाल हो। चीनी पूरी तरह हैरान था, जैसे तुमने उसे अंदर से पढ़ लिया हो। मगर अगले ही पल तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। जाओ, ये किस्मत मैं नहीं देखूंगा। क्यों? एक आम सिपाही लोबू की नज़र में कैसे आया? सच में लगता है तुम में कोई खास बात है? मैं बस एक किस्मत वाला हूँ। लूबू से पंगा नहीं लेना। चीनी का दिल धक से रह गया। मेरी किस्मत में लूबू कहाँ से आया? वो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया, धड़ाम से घुटने टेके, लगभग रोते हुए बोला, गुरुजी रास्ता दिखाओ। 5,000 वेन दूंगा। आप और डायन वे दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। तुमने नाटकीय अंदाज में मुड़कर उसकी तरफ देखा। अच्छा देखो तो, घर में कुछ गड़बड़ है, बीवी किसी और से मिल रही है। वो सिल्वर वाला हेलमेट देखा? तुमने आंखें घुमाई। सच बताऊं तो घर में बड़ा उपद्रव है, अभी नहीं संभाला तो बाद में और बड़ा होगा। चीनी का दिमाग घूम गया, चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो वापस भागने लगा। तुमने उसे खींचा। पैसे तो दे पहले। और सुनो, अभी गए तो लोगों से जीत नहीं पाओगे। कोई प्लान बनाओ। चीन ई अब पूरी तरह हार मान चुका था। बताओ क्या करूं? तुम गहरे अंदाज में बोले, सिंपल है, अनजान बनकर जाओ। घर के सामने जोर से आवाज लगाओ, जो भी होगा खुद भाग जाएगा। मगर ये परमानेंट फिक्स नहीं। तो परमानेंट फिक्स? तलाक। तुम्हारी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये रिश्ता तुम्हारे नसीब में नहीं है। रखा तो बदनामी होगी और आगे जाकर जान का खतरा भी। चीनी का पसीना निकल आया। उसने पैसे दिए और सिपाहियों को लेकर दौड़ पड़ा। दूर से ही चिल्लाया आ गया। अंदर लू बू दुआ कर रहा था। चीनी की आवाज़ सुनी तो उसका रंग उड़ गया। बाहर सिपाहियों को देखा तो और घबराया। पिछले दरवाजे से ठिसक गया, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गया। जब चीनी ने सिपाहियों को भेजा, लू बू वापस आ गया गुस्से में। तुझे पेट्रोल पर भेजा था, घर क्यों आया? चीनी ने बीवी को सही सलामत देखा तो राहत मिली। मगर मर्द की जिद जाग गई। सर, मेरी पेट्रोल के वक्त आप मेरे घर में क्यों थे? तेरी ड्यूटी चेक करने आया था। प्रॉब्लम? लूबू ने बेशर्मी से जवाब दिया, नजरें अभी भी डियाओ चांद पर टिकी थीं। डियाओ चांद डरकर चीनी के पीछे छुप गई। जनाब, वो मेरी बेइज्जती कर रहे थे। लूबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या? चीनी, ज्यादा होशियार मत बन। ये औरत अभी तक तेरी हुई नहीं। मुझे दे दे, तेरी तरक्की पक्की। चीनी कांप गया, और तभी उसे याद आया, वो छोटे गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था। उसने पूरी बात लूबू को बताई। लूबू हैरान रह गया। दुनिया में ऐसा कोई है जो मेरे मन की बात जान सके? चलो उससे मिलवाओ। लूबू ने सारी बेइज्जती पॉकेट में रख ली। कुछ देर बाद लूबू ने चीनी को छुपाया, खुद सिंपल कपड़े पहने और तुम्हारे स्टॉल के सामने आकर बोला, किस्मत देखनी है। तुमने ऊपर देखा, फिर बेमन से हाथ हिलाया। तुम किस्मत देखने नहीं, हिसाब करने आए हो। लूबू के मुंह से निकला, तुम्हें कैसे पता? और अंदर से वो हिल गया। तुम्हारा नाम लूबू है। कोई राज खुल गया। गुस्सा है और साथ ही डर भी है कि मैं कहीं असली ताकतवर ना निकलूं। तुमने डायन वे को इशारा किया, ऐसे लोग सीरियस नहीं होते, स्टॉल बंद करो। रुको। लूबू की आवाज़ गिरजी, और फिर 3 घोड़ों के इस नंबर 1 वॉरियर ने घुटने टेक दिए। गुरुजी, सच में आया हूँ, मेरा भविष्य देखो। उसने तुरंत ढेर सारे कॉइन्स निकाले और दिए। ठीक है, इतना झुके हो तो देखते हैं। तुमने उंगलियां मिलाई। कुछ देर बाद जोर से हंसे, बधाई हो जनरल, बड़ी तरक्की आने वाली है। जल्दी घर जाओ, मौका गया तो नहीं आएगा। बस इतना कहकर तुमने स्टॉल समेटा और दियान वे के साथ निकल गए। लू बू भौचक्का खड़ा रहा, फिर भागा सीधे अपने घर। घर पहुंचा तो डोंगजो का खास सलाहकार लीरू मुस्कुराते हुए निकल रहा था। जनरल, ताइश ने तुम्हें जोंगलांग जांग और डोटेंग हो बना दिया। लू बू उछल पड़ा, मगर फिर उसने एक ही ऑर्डर दिया, अपने लोगों को पूरा लोयांग उलट दो। उस गुरुजी को ढूंढो। तुम होटल में आराम से बैठे थे, मगर मन में खटका था। चीनी और लोबू की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया, कोई लकी पॉइंट्स नहीं मिले। इसका मतलब साफ था, चीनी उस कमजोर ने घर जाकर भी कुछ नहीं किया। लोबू को दिखा, चुभा, बीवी को छोड़ा नहीं, बेकार गया सब। ठीक है, तो अभी चीनी से मिलना होगा। दोनों टीमें एक ही गली में टकरा गईं। गुरुजी, लूबू सामने आया, एकदम खुश, लगभग झुकते हुए। अभी अभी प्रमोशन मिला था और वो पल जब तुमने उसका भविष्य सही बताया वो भूल नहीं पाया। ऐसे इंसान को नाराज करना बिल्कुल नहीं। तुम मन में उसे बेशर्म बोल रहे थे, मगर ऊपर से बोले, अरे लू जनरल। लूबू को लगा ये थोड़ी चुभन है। उसे पता था ये तंज है, वो समझ गया। तुमने एक पल सोचा, लूबू की ये खराब आदत बदल दी तो लकी पॉइंट्स का बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। गुरुजी, कभी मेरे घर आइए, बहुत बातें करनी है। लूबू ने बड़ी विनम्रता दिखाई। नहीं, मुझे चीन जनरल से कुछ जरूरी बात करनी है, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। लूबू झट से राजी हो गया, साथ चलने लगा। तुमने हल्के से साइड हटकर उसका हाथ टाला। जनरल, अभी तायशी के यहाँ जाकर शुक्रिया करना चाहिए। मेरा काम हो गया, पेमेंट भी हो गई, हम बराबर हैं। लूबू रुक गया। समझ गया, तुम उसे साथ नहीं लेना चाहते।
मगर लू बू शक्की था, जितना रोको उतना जानना चाहे। आगे से चीनी के साथ तुम अंदर गए। लू बू पीछे से दीवार फांद कर खिड़की के पास छुप गया। चीनी अंदर आते ही घुटनों पर आ गया। गुरुजी, और क्या करूं? तुमने एक लंबी सांस ली। चिंग जनरल, मुसीबत अभी गई नहीं, तुम्हारी बीर का नसीब ही ऐसा है। मैंने आज वापस भेजा ताकि तुम रिश्ता काट सको, पर तुमने न लू बू से टक्कर ली न तलाक दिया, तो किस्मत जस की तस रही। तो बस एक ही रास्ता है, तलाक। चिन्नी का दिल डूब गया। हाँ, ये बीवी तुम्हारे नसीब में है नहीं, रखी तो किसी और के काम आएगी। तुम्हारी आवाज़ और सख्त हुई, और वो इंसान लू बू नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुद की उम्र ज़्यादा नहीं बची। धड़ाम, खिड़की खुली। कौन है? डियान वे गर्जा। एक काली परछाई अंदर लुढ़की और एकदम सीधे नील पोजीशन में आ गई। लू बू, गुरुजी, मेरी उम्र कम क्यों है? उसके चेहरे पर डर था, पसीना था। तुमने उसे देखा और गुस्सा दिखाया। मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला था, और तुमने छुपकर सुना। लूबू, तुम सोचते हो पावर है तो रूल्स नहीं मानने। लूबू सचमुच घबरा गया। तुम्हारी आंखें उस पे टिकी, तुमने छुपकर सुनकर नियम तोड़ा। 3 दिन के अंदर तुम्हें खुद महसूस होगा, बेचैनी, कमजोरी। तब देखना कैसे लड़ते हो। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, तुमने सिस्टम की पावर यूज की, आयरन माउथ का असर। ज्यादा शक्ति नहीं थी, मगर किसी को कुछ दिन बीमार करने के लिए काफी था। तुम बिना पलटे निकल गए, और तुम्हारे जाते ही लू बू को चक्कर आने लगे। जांग लियाओ और चीनी ने थाम लिया, वरना गिर जाते। वेन युआन, लूबू ने जांग लियाओ का हाथ कसकर पकड़ा। आवाज कांप रही थी। किसी भी कीमत पर उन गुरुजी को लेकर आओ। और फिर वो बेहोश हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई। चीनी और जांग लियाओ उसे उठाकर ले गए। कोई नहीं देख रहा था। तब अंदर के कमरे से एक खूबसूरत औरत बाहर आई। लंबे बाल, उदास चेहरा, खोई हुई नजरें। ध्याओचान। लूबू बीमार पड़ा, 3 घोड़ों का नंबर 1 वॉरियर, सिर्फ इसलिए कि किसी बात छुपकर सुनी। ये खबर डोंगजो तक पहुंचने देर नहीं लगी। मेरे बेटे को क्या हुआ? वो रात को ही लीरू के साथ पहुंचा। फंक्शन कहाँ है? लूबू बिस्तर पे पड़ा था, सूप भी खुद नहीं पी सकता था। सारे डॉक्टर कहाँ हैं? गाओशुन ने धीरे कहा, तायशे, सब देख चुके, कोई बीमारी नहीं मिली। तो फिर ये क्या है? डोंगजो का पारा चढ़ गया। तब लूबू की आवाज आई, ईफू। डोंगजो झुका। ईफू, उन गुरुजी को ढूंढो, बस वही बचा सकते हैं। लूबू की आंखें भर आईं। ठीक है, कौन है वो? डोंगजो ने इशारा किया। जांग लियाओ बाहर दौड़ा। चीनी आगे आया। तायशे, शायद गुरुजी नाराज हों तो मदद न करें, मगर उन्होंने पहले ही बता दिया था आज जनरल को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मिली भी। डोंगजो चौंका। लीरू की तरफ देखा। लीरू बोला, जूगोंग, ऐसे लोग रेयर होते हैं। याद है वो हुआंग जिन वाला चैप्टर? उस जैसी ताकत लगती है इनकी। डोंगजो को झटका लगा। सच में इतने काबिल हैं? लीरू बोला, हाँ, मगर जबरदस्ती काम नहीं आएगी, इज्जत से बुलाना होगा। डोंगजो ने पुरानी यादें हटाई और एटीट्यूड बदला। ठीक है, किसी को परेशान मत करो, सिर्फ पता लगाओ, मैं खुद मिलने जाऊंगा। और उसी रात लिए का नाम पूरे लोयांग में गूंज गया। तुम होटल में सो रहे थे, तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। रेपुटेशन +10, कुल रेपुटेशन 13, चान +6, कुल चान 10। सिस्टम अपडेट। अब तुम्हारी ऑरा और लुक्स दोनों अपग्रेड हुए। सचमुच अंदर कुछ बदला। बॉडी ज्यादा फिट, स्किन स्मूथ, एक अलग ही गहराई आ गई। अगली सुबह दायन वे ने तुम्हें देखा तो आंखें फटी रह गईं। गुरुजी, एक रात में इतने हैंडसम कैसे हो गए? तुम मन में समझ गए लू बू वाली बात ने काम किया। डोंगजो को पता चल गया है, मगर तुम बिल्कुल नहीं डरे। लकी पॉइंट्स अभी नहीं मिले तो आज भी स्टॉल लगेगा। डोंगजो जाने क्या करे। स्टॉल लगाया। 1 घंटा भी नहीं हुआ कि एक बग्घी रुकी। हल्की खुशबू आई। पर्दे हिले, एक मीठी आवाज आई। क्या किसी और के लिए किस्मत देखी जा सकती है? नहीं, तुमने बिना देखे कहा। वो आवाज सच में अच्छी थी। अगर मिलना हो तो पता दे जाओ, मैं खुद आऊंगा। तुम तो नंदी बिना बताए जान लेते हो। वह हंसी शायद टेस्ट कर रही थी। तभी गली में शोर। शिलियांग की आर्मी आ रही है। बग्घी में हड़बड़ाहट। तुमने झट से खिड़की के पास जाकर कहा, कोई एक चीज दे जाओ, शाम तक घर ढूंढ लूंगा। पर्दा हटा। एक हल्के नीले रंग का रुमाल बाहर आया, और उसी एक पल में तुमने देखा एक चेहरा। बिना मेकअप, बर्फ जैसी स्किन, साफ आंखें, लंबे काले बाल। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुका। रुमाल उठाया। खुशबू अभी भी थी। एक कोने पर कढ़ाई का एक अक्षर। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये तो खुद चलकर आ गई। तुम भी खुशी हो रहे थे कि जिलियान की पूरी आर्मी आ गई। लोगों को हटाया, रास्ता बंद। डायन वे तुम्हारे आगे आ गया। तुम बिल्कुल शांत रहे। थोड़ी देर में एक बग्घी रुकी। डोंगजो उतरा। साथ में पंखा चलता एक जेंटलमैन। लीरू, क्या आप ही लिए गुरुजी हैं? लीरू ने विनम्रता से पूछा। डोंगजो ने खुद पहले हाथ जोड़े, एटीट्यूड एकदम झुका हुआ। तुमने ऊपर नहीं देखा? चुप रहे। डोंगजो थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। लीरू आगे आया। गुरुजी, तायशी आपसे किस्मत दिखवाना चाहते हैं। तुमने आखिरकार मुंह खोला ठंडे लहजे में। 7 दिनों में 5 बार ही देखता हूँ। 2 बार पहले, 2 बार कल, एक बची थी, वो अभी अभी किसी को दी। डोंगजो परेशान हो गया। गुरुजी, मैं खुद आया, इससे बड़ी इज्जत क्या? बात इज्जत की नहीं, बात अपनी जबान की है। मैंने किसी को प्रॉमिस किया, तोड़ूं तो आयरन माउथ कैसे? तुमने स्टॉल समेटा और डायन वे के साथ निकल पड़े। सारे सोल्जर्स एक दूसरे को देखने लगे। डोंगजो मुंह बनाए खड़ा था।
पर कुछ बोल नहीं पाया। लीरू ने कान में कहा, कल का मौका लो। डोंगजो ने आवाज़ लगाई, गुरुजी, कल कब और कहाँ? तुम्हारी आवाज़ दूर से आई, कल डोटिंग हो के घर मिलो। ताएशी को पता है लूबू का घर कहाँ है? और बताता चलूं, आपके बेटे को मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज नहीं। आज रेस्ट करना ज़रूरी है। डोंगजो वहीं खड़ा रह गया। लीरू की तरफ देखा, दोनों हैरान। लीरू ने पंखा बंद किया, सोच में पड़ गया। ताएशी लूबू की बीमारी शायद इन्हीं की वजह से है। ये जांग जाओ जैसे नहीं, इनका लेवल अलग है। इनसे पंगा मत लेना। डोंगजो ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। लीरू, तो मैं इनसे क्या पूछवाऊँ, भविष्य या किस्मत? लीरू की आंखें चमकी। जुगोंग, याद है वो फेरी वाली बात? तुम्हारा मूड अच्छा था। ध्यान वे की पीठ थपथपाई। चल शावे, आज किसी अच्छे घर में खाना खाते हैं। काइयोंग उस जमाने के बड़े स्कॉलर थे, घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। दोपहर में तुम दोनों पहुंच गए। लगता है कोई पीछे आ रहा है, दियान वे ने धीरे कहा। डोंगजो के लोग हैं, छोड़ो। तुमने बेफिक्री से दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग नौकर ने खोला। आयरन माउथ, भविष्य पक्का। नहीं तो पैसे नहीं। तुमने अपना बैनर दिखाया। बताओ, घर की किसी ने भेजा है, किस्मत देखनी है। थोड़ी देर में एक शानदार कपड़ों वाले मिडिल एज जेंटलमैन निकले। क्या आप ही डोटिंग हाउ के लिए आए हैं? हाँ। आप साई योंग हैं? उन्होंने सिर हिलाया और हंसे। हाँ, मेरी बेटी ने बिना सोचे तुम्हें बुला लिया। माफ करना, आइए अंदर। लगता था तुम्हारा नाम लू यांग के बड़े घरों में फैल चुका था। अंदर बैठे। काइयोंग ने खाना पीना रखवाया और मुस्कुराकर पूछा, गुरुजी, से लोग तो दुनिया से परे होते हैं, खाते पीते हैं, खाना पीना चलता है, दिल साफ रहना चाहिए। तुमने शांति से कहा। तभी पर्दे के पीछे से एक लड़की की हंसी आई। काइयोंग थोड़ा सख्त हुए। मेहमान है, बाहर आओ। वो निकली, वही जो गाड़ी में थी। तुम्हें देखकर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। प्रणाम गुरुजी। मैं काइयान हूँ। तुम्हारी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। काइवन जी, इतिहास की सबसे टैलेंटेड और दुखी औरतों में से एक। उसकी तकलीफें याद आईं और तुम अनजाने ही एक लंबी सांस छोड़ बैठे। गुरुजी ने मेरी बेटी को देखकर ये क्यों किया? काइयोंग चिंतित हुए। सच बात करूं तो तुमने संभल कर कहा, मैंने रास्ते में ही इन दोनों की किस्मत पढ़ ली थी, जानबूझकर अधूरा छोड़ा। गुरुजी, साफ बोलो, पैसों की फिक्र मत करो। कियोंग ने तुरंत एक थाली में 500 कॉइन्स रखवाए। तुमने थाली की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि और गहरी सांस ली। इतने पैसे नहीं चाहिए, बस 50 वें काफ़ी हैं। काइयोंग हैरान। बाकी पैसे काईजी अपने पास रखें और जल्द से जल्द किसी दूर शांत जगह जाने का इंतजाम करें। इस लड़की को इस शहर से दूर ले जाओ। काइयोंग चौंके। काइयान भी, पिताजी तो डोंग जो के दरबार में हैं, हमें कोई खतरा क्यों होगा? तुमने उनकी आंखों में देखते हुए धीरे कहा, यार डोंग जो से ही लगेगी। काईजी, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मगर जब से डोंग जो आपकी इज्जत करने लगा है, दरबार के बाकी लोगों ने आपसे दूरी बना ली है ना? काइयोंग ने सोचा और धीरे से हिलाया। यही असली खतरा है। जिस दिन डोंगजो गिरेगा, आप उसकी तारीफ में एक भी शब्द बोले तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। काइयान समझ गई, पिता बिल्कुल ऐसे ही हैं। काइयोंग भड़क गए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने उनकी तरफ नहीं देखा, सीधे काइयान को देखा। आपकी यही आदत आपको ले डूबेगी और आपके बच्चे को बाप के बिना छोड़ जाएगी। बेटी को वॉर में अकेला छोड़ेगी और वो जियोंगनू के हाथ पड़ेगी। काइयोंग पूरी तरह हिल गए। ये कैसे हो सकता है? काइयान की शादी हे डोंग के वे परिवार में तय है। वो तो बहुत बड़ा खानदान है। ही डोंग वे परिवार? तुम्हारे होठों पर हल्की हंसी आई। काइयोंग घबराए। मतलब? वो लड़का वे जोंगडाओ बचपन से बीमार था, वो तो पहले ही मर चुका है। वे परिवार ने छुपाया है। वो चाहते हैं कि तुम अपनी बेटी उनके पास भेजो ताकि लड़के को मरने के बाद साथ मिले। काइयोंग पर जैसे बिजली गिरी। दिमाग सुनना, ये नहीं हो सकता। वे परिवार एजुकेटेड है, ऐसा कैसे करेंगे? उन्हें यकीन नहीं आया। गरजते हुए बाहर चिल्लाए, काइजोंग, जाओ वे परिवार, वे जोंगडाओ से मिलकर आओ, कुछ भी हो सच पता करो। मैनेजर काइजोंग कुछ लोगों को लेकर भागा। उधर काइयान ने तुम्हारी बात सुनी तो दिल में 70-80% यकीन हो गया। इन्होंने कभी गलत नहीं कहा। वे परिवार उसे जिंदा विधवा बनाने की साजिश कर रहा है। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। वो बस पिता की तरफ देखती रही। काइयोंग काफी देर चुप रहे, फिर दांत भींचकर बोले, अगर वे जोंगडाओ सच में मर गया तो ये रिश्ता खत्म। वे परिवार गया तो मैं काइयोंग डरने वाला नहीं। काइयान ने राहत की सांस ली। मगर तभी तुम्हारी दूसरी बात याद आई, जियान्नू के हाथ पड़ूंगी। उसका दिल फिर डूब गया। तो मैं अभी मर जाऊं उनके हाथ लगने से अच्छा है। मन ही मन यही सोच रही थी कि तुम्हारी आवाज आई, जैसे उसके दिल को पढ़ लो। मर्द प्राइड के लिए मरते हैं, औरत इज्जत के लिए। मगर तुम इसलिए नहीं मरोगी क्योंकि तुम अपने पिता की किताबें छोड़ नहीं सकती। उनकी पूरी जिंदगी का काम तुमने मेमोरी से उसका ज्यादातर हिस्सा लिख कर चाया। सच में बड़ी टैलेंटेड हो, मैं लिए तुम्हें सलाम करता हूँ। साइयोंग एकदम चौंके। तुम मेरी स्टडी रूम की किताबें याद कर सकती हो? काइयान भी हैरान। वो तुम्हें देखती रही, जवाब ही भूल गई। तुमने उसके मन की बात कैसे जानी? और जब पिता की किताबों का जिक्र आया, उसका मन बदल गया। अगर सच में वो वक्त आया तो शायद मैं सहूंगी। पिता के काम से बड़ा तो कुछ नहीं।
उसने तुम्हें देखा, डर से नहीं अब रिस्पेक्ट से, काई योंग ने आवाज लगाई। वह झट से होश में आई। चेहरा लाल है, मैं एक अजनबी को ऐसे देख रही थी पिताजी के सामने। अभी यहीं बैठकर कुछ लिख दिखाओ, काई योंग ने गंभीरता से कहा। जल्दी से कागज कलम आया। काई यान बैठ गई, कलम चली। अक्षर सुंदर और साफ। काई योंग लिखकर खुश होते रहे, तुम्हें भी दिखाते रहे। समय कब गुजरा पता नहीं, शाम हो गई। तुम्हारे पेट ने आवाज की, अरे माफ करना, लिखावट में डूब गए थे, खाना भूल गया। साई योंग ने माथा ठोका। कोई बात नहीं, काई जी की बेटी की लिखावट देखकर मैं भी भूल गया। काई योंग ने रोका, अभी लो यांग में कर्फ्यू है। शिल्यांग के सिपाही रात को सड़क पर रहते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। गुरुजी आज यहीं रहो, उन्होंने खाने का इंतजाम करवाया। मन ही मन तुम्हें पहले ही वर्ल्ड क्लास स्कॉलर मान चुके थे। मेरे नौकर का भी इंतजार है, जब लौटेगा तो और गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल सही बात। तुमने सिर हिलाया, ठीक है, तकलीफ दी। रात का खाना खत्म होते ही मैनेजर काई जोंग हांफते हुए आया। क्या हुआ? काई जोंग ने उतावलेपन से पूछा। साहिब, वे परिवार ने वे जोंगडाल से मिलने नहीं दिया, बोले वो किसी दूसरे शहर गए हैं। मगर शादी में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, और गांव में पता चला वे परिवार ने 7 दिन दरवाजा बंद रखा था। लोगों ने रोने की आवाजें सुनी थी और जलाए हुए कागज की राख बाहर आती देखी। जलाए कागज, ये सुनते ही काईयोंग की टांगें कांपी। वो धम से बैठ गए, फिर एक पल में उछलकर खड़े हो गए। चेहरा गुस्से से लाल, पूरा बदन कांप रहा था। गालियां निकली, जैसे वे परिवार के पुरखों को भी बाहर बुला रहे हों। तुम ही डोंग वे वालों मेरी बेटी को फंसाना चाहते थे। मैं अभी लिखता हूं, पूरी दुनिया को बताऊंगा। और वो बुक रूम में घुस गए। काईयान ने न्यूज़ सुनी तो दिल का बोझ हट गया, और अनजाने में उसकी नज़र तुम पर गई। तुमने उसे आंख मारी, आगे और मजा है। वो समझ गई, मुस्कुराई। काइयोंग कमरे में चले गए, बस तुम दोनों रह गए। गुजी ज्यादा खुश मत होना, तुमने पहले बोला वे परिवार से बची, मगर आगे वॉर से नहीं बचोगी। काइयान रुक गई। तो क्या कोई जगह है जहां बच सकें? तुम सोच में पड़ गए। ईस्टर्न हान का आखिरी दौर, पूरा चाइना जल रहा था, कोई सेफ जगह नहीं थी। तुमने सिर हिलाया। काइयान की आंखें बुझ गईं। तो क्या किस्मत बदलती ही नहीं? आवाज में हल्की हार थी। पिता की किताबें बचानी है, एक जगह मिलना भी इतना मुश्किल है। चाइना की ये बाजी उलट चुकी है, जल्द ही लुयांग राख हो जाएगा। मैं भी निकल जाऊंगा। तुमने सांस ली। बस जो होगा देखते जाएंगे। इस एक बात ने काईयान के चेहरे पर उम्मीद की लौ जला दी। गुरुजी, कहाँ जाओगे? उसने सीधे पूछा। तुम थोड़े रुके। साई यान ने तुरंत चैलेंज किया। अगर बताना नहीं चाहते तो ठीक है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। और पलटने लगी। रुको, तुमने फैसला किया? अभी तय नहीं है, मगर शायद पहले योजो जाऊंगा। योजो? चाय यान को समझ आ गया। ये वहां जा रहे हैं जहां वॉर की आंच कम पहुंचेगी, इन्हीं के साथ जाना होगा। रात भर में काईयोंग ने पूरा लेख लिख डाला, हजारों शब्दों में वे परिवार की पूरी करतूत, पुराने रिश्ते से लेकर उनकी बेइज्जती तक, सब उजागर। सुबह होते ही वो लेख लोयांग में हर तरफ फैल गया। हर कोई काईयोंग के साथ था, वे परिवार की बदनामी हो गई। काईयान की शादी टूट गई, मगर तुम खुश नहीं थे। लकी पॉइंट्स एक भी नहीं आया। मतलब असली प्रॉब्लम अभी भी है। काई योंग का वो स्टबन स्वभाव, वो डोंगजो की लड़ाई। एक उम्मीद थी, कल रात काईहन से जो बात हुई वो शायद कुछ बदले। काई परिवार से विदा लेकर डायन वे के साथ लूबू के घर चल पड़े। नया नेम प्लेट लग चुका था। गेट पर गार्ड ने तुम्हें देखते ही झुककर सल्यूट किया। आप ही गाओशन हैं? तुमने सीधे पूछा। जी। लूबू कैसा है? सर बहुत तकलीफ में है, माफी मांग रहा है। गाओशन बोल ही रहा था कि एक शाही गाड़ी सैकड़ों सिपाहियों के साथ आई। दरवाजा खुला। डोंगजो की भारी भरकम बॉडी बाहर आई। तुम्हें देखते ही झुके। गुरुजी, फंक्शन को ठीक करने आए, इन्हें दरवाजे पर खड़ा क्यों रखा? गाओशन को डांटा, फिर मुस्कुराकर बोला, अंदर चलिए। तुम बेफिक्र चले गए। 1-2 दिन में ही लूबू काफी कमजोर हो चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे, गाल पिचके हुए। तुम्हें देखते ही बिस्तर से लुढ़कने लगा। गुरुजी, मुझे माफ करो, सच में गलती हुई। डोटिंग हो, तुमने मुझे नहीं, रूल को तोड़ा, उसी का नतीजा है। तुमने शांति से कहा। हाँ हाँ। डोंगजो बीच में बोले, फंक्शन, किसी की बात सुनना नहीं चाहिए जो उसके लिए नहीं थी। जल्दी पेमेंट करो गुरुजी को। गुरुजी, 10 तेल सोना काफी है? तुम्हें हंसी आई। डोंगजो ने पहले दिया, बाद में सोचा। तुमने लूबू का हाथ पकड़ा। पहला टच बर्फ जैसा ठंडा, दूसरा लोहे जैसा सख्त, तीसरा तुम्हारी हथेली से एक गर्म लहर निकली, पूरे कमरे में फैल गई। डोंगजो और लीरू सांस रोके देखते रहे। ये इंसानी ताकत है। तुमने हाथ हटाया। लूबू उछलकर खड़ा हो गया, पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। शुक्रिया गुरुजी। ईफू? लूबू पूरी तरह मान गया। तुम्हारी तरफ अब डर और श्रद्धा दोनों थे। दावत करो गुरुजी और ईफू के लिए। दावत में तुमने सीधे बात की। ताइशी, आज 7 बातें बताऊंगा, बस। बहुत अच्छा। डोंगजो खुश हो गए। 3,000 सोने की कॉइन्स लाओ गुरुजी के लिए। तुमने हाथ उठाया, रहने दो। फिर डोंगजो को देखा। लीरू ने पूछा, गुरुजी, कोई आने वाला खतरा? तुमने थोड़ा नाटक किया, फिर जोर से बोले, साओ चाओ का हमला नाकाम हो गया। वो घर लौट गया है, पैसा बांट रहा है, आर्मी बना रहा है। जल्द ही 18 राजाओं की जुड़ी हुई आर्मी तुम पर चढ़ाई करेगी। डोंगजो और लीरू का रंग उड़ गया। और तभी एक मैसेंजर हफ्ता हुआ दौड़ते हुए अंदर आया। जरूरी खबर है, सिपाही चिल्लाया।
क्या बक रहे हो, देख नहीं रहे गुरुजी से बात हो रही है? डोंगजो ने डांटा। सिपाही कांपते हुए बोला, तायशी, चेनलियू से खबर है? युआन शाओ ने एम्परर के नाम पर 17 राजाओं को इकट्ठा किया है, आप पर चढ़ाई करने वाले हैं। डोंगजो और ली रू का खून सूख गया। तुम्हारी तरफ देखा, जैसे किसी देवता को देख रहे हो। इतनी दूर लुओ यांग में बैठे, और इन्हें पहले से पता था। गुरुजी, कोई रास्ता है? डोंगजो ने घबरा कर पूछा। रुको, तुमने अभी 18 बोला था, ये तो 17 निकले। एक और आएगा 3 वीर, वक्त आने पर समझ जाओगे। तुमने सिर हिलाया। तायशी, तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये आर्मी नहीं है तो क्या है? तलवार सर पे तो लटकती है, मगर डुबोती है नशा। तुमने उन्हें देखकर मुस्कुराया, मतलब साफ था। डोंगजो का चेहरा लाल हो गया। मतलब आगे से अजनबी औरतों से दूर रहूं? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। तुमने सिर हिलाया। हाँ, ये कर सको तो शायद बचोगे। मन में सोचा, अगर दियोचन वाला रास्ता बंद हो गया तो लकी पॉइंट्स की बरसात होगी। डोंगजो ने मेज ठोकी। आज से ऑर्डर है, कोई अजनबी औरत पास नहीं आएगी। आए तो वापस भेजो या भगा दो। तुम्हें राहत मिली। तायशी, ऑर्डर तो दे दिया, मगर खुद माने तो बात बने, तुमने बेझिझक कहा। डोंगजो थोड़ा रुका, फिर ली रू को बोला, रोज याद दिलाना, आज रात मैं पैलेस नहीं जाऊंगा। ली रू ने सिर हिलाया। तभी वो चालाक लोमड़ी मुस्कुराते हुए तुम्हारी तरफ आया। गुरुजी, जुगों की चिंता दूर हुई। क्या मेरी किस्मत भी देख सकते हो? तुमने एक नजर डाली। ये आदमी दिखता अच्छा है, सोचता बुरा है। हाथ हिलाया। तुम बाद में, पहले ये वाले। तुम्हारी नजर डोंगजो के पीछे एक दाढ़ी वाले ताकतवर आदमी पर पड़ी। वो चौंका। गुरुजी, मुझे जानते हो? हुआशुंग, काफी दमदार हो। तुमने सीधे नाम लिया। हुआशुंग उत्साह से आगे आया। गुरुजी, मेरी किस्मत देखो। अफसोस, तुमने सिर हिलाया। बहादुर बहुत हो, मगर दिमाग कम। फिर तेजी से पूछा, 18 राजाओं की आर्मी आई तो पहले तुम ही हाथ उठाओगे? बिल्कुल। ताइशी के लिए लड़ना मेरा काम है। हुआशुंग ने सीना ठोका। सिफुई पास पर संजीन से डरोगे? उससे? बिल्कुल नहीं। हुलाओ पास पर किसी से लंबी लाल अड़ी, हरे रंग का बिग स्वॉर्ड, उससे डरोगे? डोंगजो और लीडू दोनों हैरान, इतने सवाल पहले कभी नहीं सुने। दोनों की नजरें हुआशुंग पर थीं। हुआशुंग गर्दन अकड़ाकर बोला, डरूं क्यों? उसकी दाढ़ी लंबी है तो। ठीक है। तुमने डोंगजो की तरफ मुड़कर कहा, तायशी, इस हिसाब से हुआ जनरल के पास 2-3 महीने हैं, आखिरी तैयारी शुरू कर लो। हुआशुंग भड़क गया, मुट्ठियां भिज गईं। डोंगजो ने एक नजर डाली। हुआशुंग तुरंत पीछे हट गया। डोंगजो ने तुमसे माफी मांगी, गुरुजी माफ करना, ये थोड़ा कच्चा है। तुमने स्लीव झटकी, इसकी किस्मत पूछ ली, बाकी इसकी मर्जी। थक गया हूं, आज बस। गुरुजी रुकिए। लीरू तुरंत आड़े आ गया। हुआशुंग की तरफ पलटा और गर्जा, इन्हें तकलीफ दी, ले जाओ, 30 बेंत मारो। डोंगजो ने भी हाँ कर दी। हुआशुंग को खींचकर ले गए। लीरू मुस्कुराया। गुरुजी, अब बस एक छोटी सी बात, तुम समझ गए? आज इससे नहीं छूटोगे। क्या जानना है? लीरू ने कहा, ये चीज देखो, बताओ कहाँ से आई। जेब से एक छोटी तलवार निकाली। तुमने देखा, सावचाव वाली 7 स्टार सोर्ड। ये पूछना क्यों? तुमने ठंडे लहजे में कहा, मगर अंदर दिमाग दौड़ा। सच बताऊं, वांग युन मर जाएगा। ना बताऊं, ये छोड़ेगा नहीं। लीरू की आंखें चमकी। गुरुजी सच में जानते हैं। लग रहा था उसे कुछ शक पहले से था। ठीक है, एक काम करो। तुमने हाथ बढ़ाया और तलवार ले ली। किसी मुर्दा चीज का इतिहास देखना मुश्किल है। ये मेरे पास रहे, कल जवाब दूंगा। लीरू ने बिना सोचे हाँ कर दी। अभी वो तुम पर इतना यकीन रखते थे। तुम तलवार लेकर निकले। होटल नहीं गए। रात के अंधेरे में डियान वे के साथ एक जगह पहुंचे, वांग यून का घर। रास्ते में 3 बार कंफर्म किया, कोई पीछे नहीं। डियान वे ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? बुजुर्ग नौकर ने झांका। गुरुजी आए, डियान वे ने गंभीरता से कहा। कौन से गुरुजी? बस बता दो, वो समझ जाएगा। नौकर भागा। थोड़ी देर में वांग यून लगभग दौड़ते हुए निकले। क्या आप ही लिए गुरुजी हैं? तुम्हें देखते ही हाथ जोड़े। अंदर आइए। आइए। अंदर गए। 2 शब्द निकले, अमीरी। करियोम के घर से कई गुना ऊंचा स्टैंडर्ड। गुरुजी रात को आए, कोई जरूरी बात? वांग यून सीधे बोले, तुमने जमीनी बात की वांग साहब, बड़ी मुसीबत आने वाली है। वांग यून का रंग उड़ा। लोयांग में तुम्हारा नाम गूंज रहा था। लो भी तुम्हारे सामने झुक चुका था। वो मना नहीं कर सकते थे। गुरुजी, रास्ता दिखाओ। हाथ हिलाया। नौकर ने एक थाली में 10,000 कॉइन्स रखे। तुमने दायन वे को इशारा किया, उसने उठा लिए। फिर धीरे बोले, वांग साहब, पिछले कमरे में क्यों नहीं बुलाते? वांग यून हैरान। इन्हें सीक्रेट रूम का पता कैसे? वो तुरंत ले गए। दरवाजा बंद किया, झुककर बोले, गुरुजी सच में अलग है। साव साव भी इस रूम को जानता है ना? तुमने बीच में काटा। वांग यून की बोलती बंद। तुमने स्लीव से, वांग साहिब, तुम हान डायनेस्टी के वफादार हो। हाँ हाँ। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। मगर एक तरह से बर्बादी भी तुम्ही से आएगी क्या? वांग यून को झटका लगा। तुम डोंगजो को हटाने में कामयाब होगे, नाम होगा, मगर उसके बाद तुम खुद सारी ताकत अपने हाथ में ले लोगे। शिलियांग की आर्मी पर जुल्म करोगे और वो भड़केंगे। कैपिटल टूटेगा, एम्पर बेघर होगा। हान डायनेस्टी की बची खुची सांस तुम खुद तोड़ोगे। धड़ाम, वांग यून बैठ गए, पीठ पर ठंडा पसीना। वो जानते थे ये सब उनसे होने वाला था। एक पल में 10 साल बूढ़े लगे। तुम्हारी किस्मत मैं बदलूंगा। तुमने उन्हें उठाया। 7 स्टार सॉर्ट का मामला मैं संभाल लूंगा। बदले में एक चीज चाहिए। क्या?
तुम्हारे घर में एक लड़की है, दियोचन। वांग यून चौंके। बस एक लड़की के लिए इतना बड़ा रिस्क? उन्हें समझ नहीं आया। ठीक है, तुमने कहा तो 3,000 लकड़ी के लट्ठे भी दो। वांग यून ने राहत ली। 3,000 लकड़ी, बाएं हाथ का काम। 5,000, 300 कारीगर, 1,000 किलो लोहा, और शहर में एक 3 कमरे वाला घर। वांग यून का चेहरा उतर गया, जैसे जिंदा खाल उधेड़ी जा रहे हो। 10,000 से कम में नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, आता हूँ खुशखबरी लेकर। तुम उठे। वांग युन ने झट से नौकर को आवाज लगाई, पिछले आंगन से दियाओचन को बुलाओ। थोड़ी देर में वो आई। तुम ही दियाओचन हो? वांग युन ने कहा। सर उठाओ। उसने सर उठाया और कमरे में जैसे रोशनी आ गई। वांग युन खुद देखते रह गए। मन में कसक, काश पहले देखा होता। 10,000 की जगह मांगता तो भी देता। तुमने ठंडी नजर से उन्हें देखा। वांग साहब, पछताने की जरूरत नहीं, डील पक्की रखो। वांग युन ने दियाओचन से कहा, आज से इन गुरजी के साथ जाओ, वफादार रहना। जी पिताजी। दियोचन ने धीरे कहा। सामान लेने गई, तुम्हें याद आया, रुको। दियोचन को रोका। आओ, तुम्हारी किस्मत भी देखता हूँ। अपने लोगों की किस्मत देखना जरूरी है। शुक्रिया गुरुजी। तुमने देखा, जिंदगी आसान नहीं रही, बहुत भटकना पड़ा, आगे भी तकलीफें हैं। अब मेरे साथ चलो। 5,000 कॉइन्स की बात है। तुमने हाथ आगे किया। दियोचन ने देखा। 5,000। वांग युन बगल में तड़पे। गुरुजी के नियम, नहीं दिए तो उल्टा असर। वांग युन ने जल्दी से कहा। दियोचन ने चुपचाप दे दिए। वांग युन को राहत। चलो, ये इनके साथ सेफ रहेगी। वो अब निश्चिंत थे। दयोचन तैयार हुई। वांग युन ने 10,000 कॉइन्स दिए रास्ते के लिए। तुम्हें पता था वो वापस तुम्हारे ही पास आएंगे। तीनों निकले। रात को शिलियांग के सिपाहियों ने तुम्हारा बैनर देखा, खिसक लिए। दयोचन ने देखा। गुरुजी के साथ? मुझे कुछ नहीं करना, उसने पूछा। वांग युन के यहाँ अधिकारियों से मुलाकात होती थी, उन्हें पता है। वो दिन गए, तुमने कहा। दियोचन को अजीब लगा, यानी वो कुछ और काम करेगी। तभी डियान वे का पेट गर्जा। बड़ी आवाज है। तुमने घूरा। गुरुजी, वांग साहिब का खाना बहुत अच्छा था। 8 कटोरे खा लिए। ध्यान वे मासूमियत से बोला, जल्दी जाओ। तुमने उसे धकेला। दियोचन के साथ चलते चलते थोड़ा शांत हुए। तुम्हें किसी की चाकरी नहीं करनी। किसने कहा मेरे साथ आए तो नौकर बनोगी? दियोचन रुक गई। होटल के आंगन में मालिक घुटनों पर। गुरुजी, एक किस्मत देखो, बस इतने पैसे हैं, जी नहीं सकता अब। तुमने उसे उठाया। तुम ईमानदार लगते हो। धीरे कहा, एक काम बताता हूँ, करोगे क्या? उसकी आंखें चमकी। लकड़ी के बड़े बर्तन बेचो। बड़े बर्तन? वो अचरज में। जल्द ही ल्योयांग में हर घर को चाहिए होंगे, खासतौर पे बड़े घरों को। नाम है तुम्हारा न्यू लाउजन? वो हिल गया। लुयांग आए इतने दिन हो गए, किसी ने नाम नहीं पूछा। गुरुजी, सच में सोचना क्या है? उसने झट से हाँ कर दी। तुम अंदर चले गए। दियोचन पीछे पीछे। उसकी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हूं मैं इनके लिए। एक पल ध्यान भटका। सामने तुम्हारी चौड़ी पीठ थी। रुकी नहीं, माथा ठोक दिया। अरे, वो डर गई, दर्द से नहीं, घबराहट से। तुम पलटे। ठीक हो? फिर सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तुम्हारा कमरा वो है। दियोचन वहीं खड़ी रह गई। न डांट न कुछ, बस ठीक हो। वांग युन के घर में वो हमेशा एक चीज की तरह थी। यहाँ पहली बार किसी ने इंसान की तरह पूछा, ठीक हो तो सो जाओ, शुभ रात्रि। और तुम अंदर चले गए, दरवाजा बंद। देवचन बाहर खड़ी रही। हाथ उठाया, रखा, फिर उठाया, नॉक नहीं किया। अपने कमरे में आई। लेटी, मन में बस एक ख्याल, ये नए मालिक बहुत अजीब है। उधर डियान वे की रात बेकार गई। वांग यून का खाना भारी पड़ा। पूरी रात बाथरूम में गुजरी। सुबह तुमने देखा एक रात में क्या हो गया। दयान वे की आंखों में काले घेरे, चेहरा पीला। वो कुछ बोल नहीं पाया। चलो, वांग यून की घर वापस। दयान वे का दिल डूब गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दयान वे ने हाथ जोड़े। तुमने उसकी हालत देखी, ठीक है, जरूरत भी नहीं। न्यू लाओसन को बुलाया। वांग यून के यहाँ जाकर मेरा नाम लो, काम की जगह का पता दो, सारी लकड़ी वहां भेजवाओ। दायन वे राहत से खिल उठा। न्यू लाओजान को एक झंडा दिया। इसे होटल के बाहर लगा दो। अपना पुराना बोर्ड हटाओ और बाहर बोल दो, गुरुजी आज मुफ्त में किस्मत देखेंगे। गलत निकला तो पैसे नहीं, मुफ्त। इस जमाने में मुफ्त वाली चीज सबसे बड़ा मैग्नेट होती है। और ये तो वही गुरुजी थे जिनके आगे लू बू झुक चुका था। खबर फैली, होटल इतना भर गया कि आंगन तक लोग आ गए। लाइन बनाओ, एक एक करके आओ। तुम अंदर आराम से बैठ गए। पर्दे के पीछे दियाचन चुपचाप बैठी थी। दायन वे दरवाजे पर खड़ा हो गया, 2 मीटर की दीवार की तरह। क्या धक्का मुक्की कर रहे हो? गुरुजी ने कहा। लाइन में आओ, एक एक। कुछ अमीर लड़के फैंसी कपड़े पहनकर आगे घुसने की कोशिश में थे। पहला अंदर गया। अगले ही पल डायन वे ने उसे मुर्गे की तरह उठाकर बाहर फेंका। गुरुजी ने कहा, आम लोगों के लिए तू कौन होता है? डायन वे की गर्जना से सबके कान बज गए। पहले सब रुके, फिर जोरदार ठहाका। वाह, आज हम गरीबों की बारी है। भीड़ में खुशी थी। हमेशा जो नीचे समझे जाते थे, आज वही वीआईपी थे। बाकी अमीर लड़के चुपके से खिसक लिए। पंगा लेना? जिसके आगे डोंगजो और लूबू झुके, उससे। पहला आम आदमी कमरे में आया, हाथ पैर कांप रहे थे। जनजान, तुमने ठंडे अंदाज में कहा। वो धड़ाम से बैठ गया। तुम रोज छोटी मोटी चोरी करते हो, जल्द ही पकड़े जाओगे। जांगसान की सांस रुक गई। ये राज उसकी बीवी तक नहीं जानती थी। गुरुजी, माफ करो, बच्चे हैं घर में। तुमने शांति से कहा, मैं पुलिस नहीं हूं। तुम्हारी गलती माफ होने वाली है।
फिर धीरे बोले, 3 दिन बाद यहाँ आना, जाकर एक बड़ा बर्तन पानी से भर देना, नदी का हो या बारिश का, खाली नहीं रहना चाहिए। वो पानी तुम्हारे पूरे घर को बचाएगा। और सुनो, किसी को बताया तो काम नहीं होगा। जान सान लड़कते हुए बाहर गया। अगला, लीसी, बड़े बेटे हो, माँ की देखभाल नहीं करते, 1 महीने में सब उजड़ जाएगा, गुरुजी बचाओ। लीसी की टंगे कांपी। 3 दिन बाद आना, 4 बड़े लकड़ी के बर्तन खरीदना। यही चलता रहा पूरे दिन, एक ही बात, 3 दिन बाद बड़े बर्तन खरीदना। और हर किसी को मुहर लग गई, किसी को बताई। प्री ऑर्डर हो गए 3,000 से ज्यादा बर्तन। वांग यून ने तुरंत 300 कारीगर भेजे, 500 लकड़ी के लट्ठे आए, लोहे की फिटिंग लगी, काम तेज हुआ। फिर भी दूसरे दिन शाम तक सिर्फ 500 बर्तन तैयार हुए। तीसरे दिन 500 बर्तन पलक झपकते बिक गए। न्यू लौसान ने हर बर्तन पर 10 कॉइन्स कमाए, एक दिन में 5,000 कॉइन्स। होटल से 1 महीने में इतना नहीं मिलता था। लोयांग में अजीब नज़ारा था, लोग बड़े बड़े लकड़ी के बर्तन घर ले जाते, उनमें पानी भरते। ये बात डोंगजो तक भी पहुंची, मगर अभी 18 राजाओं ने उसे इतना नहीं दबाया था। लोयांग जलाने की नौबत नहीं आई थी। 5वें दिन रात को ली रू आया। गुरुजी, आम लोगों की सेवा, ताइशी बहुत खुश हैं। 5 दिन से मिले नहीं, वो याद कर रहे थे। लीरू की बातें चिकनी चुपड़ी थीं। तुम थके हुए थे, सीधे बोले। ताइशी को और कुछ पूछना है, बोलो। लीरू की आंखें चमकी। जी, वो 7 स्टार स्वॉर्ड का मामला। वो तलवार वांग यून की थी, तुम सीधे कहा। लीरू का चेहरा खतरनाक हो गया। उसी वक्त दूसरी तरफ वांग यून, जो तुम्हारे लिए लकड़ी का इंतजाम कर रहा था, उसे अचानक छींक आई, आंख फड़की। दिल में बुरा लगा। मगर तुमने जोड़ा, कुछ दिन पहले एक पार्टी में किसी ने चुरा ली थी, मैंने जगह से पता किया। कौन था? लीरू ने दबाकर पूछा। मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, कहीं साव साव तो नहीं? नहीं। तुमने सिर हिलाया। वो फू था। वो फू? लीरू की भौहें सिकुड़ी। वो तो मर चुका, उसने चुराई तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यही तो चाव चाव की चालाकी है। तुमने उंगलियां गिनते हुए कहा। वो फू को चाव चाव ने भड़काया, हमला करवाया ताकि सबका ध्यान उधर जाए। फिर वो खुद नजदीक आया। लीरू ने आंखें फाड़ी। हाँ, समझ गया। एकदम एक्साइटेड होकर बोला, चाओ चाओ ने वुफो से छोटा हमला कराया, अटेंशन वहाँ। फिर खुद ट्रस्ट जीत कर घुसा असली वार करने। बड़ा चालाक है। अभी जाकर ताइशी को बताता हूँ। और भागा। तुम देखते रहे, तुमने कुछ नहीं कहा था। उसने खुद सारी स्टोरी बना ली। साव चाव की जान गई बिना एक शब्द के। लीरू चला गया, तुम मुस्कुराए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ और दिन गुजरे। एक दिन क्यू में एक अप्रत्याशित चेहरा दिखा, दुश्मनियाम। तुम एक पल रुके, ये यहाँ कैसे? किस्मत देखवानी है। दुशुनियान की आवाज में दर्द था, आंखों में हल्की बेबसी। मैं अभी आम लोगों के लिए हूं, तुम चीनी की बीवी हो जाओ। तुम नहीं चाहते थे इस मामले में उलझना। गुरुजी, देखिए। उसने अचानक एक चिट्ठी निकाली, सिर के ऊपर उठाई। ये चीनी का तलाकनामा है। तुम चौंके। गुरुजी ने एक बात कही और उन्होंने तलाक दे दिया। अब कहाँ जाऊं? अगर गुरुजी ने नहीं रखा, यहीं सिर पटक दूंगी। बाहर लोग सुन रहे थे। गुरुजी, रख लो, बेचारी है। हाँ, चाय पानी ही सही। भीड़ दबाव बना रही थी। तुमने पर्दे की तरफ देखा। दियोचन की आंखें नम थीं। ठीक है, तुमने सांस ली, रहो। दुशुन्यांग रोते हुए झुकी। तभी चीनी खुद भीड़ में से निकला, हाथ में एक गिफ्ट, घुटनों पर, गुरुजी, बड़ा एहसान। बीवी को नई जगह मिली, ये छोटा सा तोहफा। तुम बस देखते रहे। तलाक दिया, फिर खुशी से गिफ्ट लेकर आया। पुराने जमाने का दिल, तुमने मन में कहा। उसे हाथ हिलाकर भगाया। अगले ही पल दिमाग में नोटिफिकेशंस की बाढ़। चीन ई की किस्मत बदली, 200 पॉइंट्स। लूबू की किस्मत बदली, 100 पॉइंट्स। दु जूनियांग की किस्मत बदली, 200 पॉइंट्स। साओ चाओ की किस्मत बदली, 100 पॉइंट्स। और फिर चीन लैंग, साओ लिंग, साओ गुन, जिन श्यांग गोंगजू, इन चारों की किस्मत खत्म। समरिल, किस्मत ख्यार्स, इनके सभी पॉइंट्स तुम्हें मिले, कुल 1960 पॉइंट्स। तुम हैरानी से कांप गए। दुशुनियान के भविष्य के बच्चे, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, और उनके सारे पॉइंट्स तुम्हारे। एक बड़ा प्लान दिमाग में आया। जिजो में जैन परिवार की 4 बहनें हैं, अगर उन्हें भी पहले बचा लिया। तुम्हारे होठों पर एक गहरी मुस्कान आई। दियान वे, अगला 10 दिन और गुजरे। इस बीच डोंगजो के दामाद ने बाहर से एक गाड़ी भर औरतें लाईं, गिफ्ट के तौर पर। डोंगजो भड़क गया, सबको वापस भेज दिया। लोयांग में खबर फैली, लकी पॉइंट्स में 1000 का इजाफा। सिर्फ लू बू का पॉइंटर नहीं हिला। क्या वो फिर भी डोंगजो को मारेगा? तुम समझ नहीं पाए। किस्मत देखना बंद हुआ तो वांग यून आया, घुटनों पर। गुरुजी, एम्परर का हुक्म है, आप दरबार में आकर उनकी किस्मत देखें। लियू शे, वो बेचारा एम्परर जिसके हाथ में कुछ नहीं था। तुमने सोचा उसकी किस्मत बदलना मुमकिन नहीं, और डोंग जो को शक होगा। वांग साहिब, तुम खुद अपनी किस्मत नहीं बदल पाए, एम्परर की क्या बात करें। मेरा और उनका वक्त अभी नहीं आया। और वांग यून को टरका दिया। तुरंत डायन वे को बुलाया, गाड़ी तैयार करो। 18 राजों की आर्मी हुलाओ पास तक आने वाली थी। यहाँ रुकना ठीक नहीं। दियाओचन, दू शोन्यांग, कमाया हुआ सारा पैसा सब लेकर चलो। मगर जाने से पहले एक काम बाकी था। रात को काई परिवार के घर के सामने गाड़ी रुकी। अंदर काई योंग बेटी का हाथ थामे बैठे थे, आंखों में दृढ़ता। बेटा, पिता का फैसला पक्का है, तू जा, गुरुजी के साथ सुरक्षित रहेगी। मैं हान का सेवक हूं, मेरी जगह यहीं है।
काई यान रोना चाहती थी, मगर पिता के चेहरे पर जो था वो देखकर रुक गई। तुम आगे आगे, डायन वे पीछे। 3 गाड़ियां हुलाव पास से बाहर निकले। दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी थीं। लाखों लोग, तलवारें, भाले, और बीच में बस तुम। सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में तुम एकमात्र जीती जागती चीज लग रहे थे। हुलाव पास पर डोंग जो बेचैन, ये लोग उन्हें कुछ नहीं करेंगे ना? लू बू पास खड़ा था। एक पल में बोला, यीफू, मुझे 3000 घुड़सवार दो, गुरुजी को बचा कर लाता हूँ। बेटा सोच, लाखों की आर्मी है, मरूंगा तो भी गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा। दोंगजो ने हाथ हिलाया, तैयार रहो। दूसरी तरफ अलायंस के कैंप में एक सिपाही हाँफता हुआ आया। मैंगजू, हुलाव पास से 2 सवार, 3 गाड़ियां निकली हैं, कोई आर्मी नहीं। युआन शाओ आगे झुका क्या, बिना सेना के? युआनशु ने नाक चढ़ाई। डोंगजो ने माफी मांगने भेजा होगा। काओ साओ की आंखें सिकुड़ी। कौन है? चेहरा देखा। एक 17-18 साल का लड़का, पास में एक बड़ा पहलवान, कोई हथियार नहीं, बस एक झंडा। सौ सौ की जिज्ञासा भड़क गई। मैं खुद जाता हूँ। दौड़कर घोड़ा लिया, आगे आया। एक नज़र पड़ी और गुरुजी? साओ साओ ने चिल्लाया, पीछे हटो सब, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल लाखों लोगों के सामने साओ साओ ने घोड़े से उतरकर झुककर तुम्हारा घोड़ा थाम लिया। हुलाव पास पर लूबू का मुंह खुला रह गया। डोंगजो बुदबुदाया। साओ साओ भी इनका। दूसरी तरफ युआन शाओ खड़ा नहीं रह सका। काओ साओ ने खुशी से कहा, बनवान, ये वही हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, लोयांग के वो गुरुजी। युआन शाओ हिल गया, आगे बढ़कर हाथ जोड़े। तो आप ही हैं आयरन माउथ वाले, सुना बहुत था। तभी वो आवाज आई, युआन शाओ का छोटा भाई, बचपन से अहंकार ही खाया था। तुम्हें देखा, न यूनिफॉर्म, न आर्मर, एक आम इंसान, और दोनों बड़े लोग झुक रहे थे। उसे गुस्सा आया। रुको, एक फॉर्चून टेलर इतनी गाड़ियां लेकर आया है, क्या है इनमें? गोंगलू, बस करो। युआन शाओ और चाओ चाओ एक साथ बोले। युआनशु को परवाह नहीं, सबकी नजरें तुम पर। तुमने घोड़े से उतरकर दयान वे से झंडा लिया और जोर से हंसे। अरे तुम हो घर के रोने वाले। तुमने उसका सबसे नफरत वाला निकनेम बोल दिया। युआनशु का चेहरा बैंगन हो गया। फिर तुमने जोर से कहा, युआनशु, मेरी गाड़ी रोक रहे हो और खुद जानते नहीं कि मुसीबत सिर पर है? जाओ, पहले संजयन को जवाब दो। तुमने उसका रसद काटा, उसका जनरल जू माओ मारा गया, अभी वो तुम पर आग बरसाने वाला है। बात खत्म होते ही एक सिपाही दौड़कर युआनशु के कान में बोला। युआनशु कांपा। सच? हाँ, सुन जिन हमारे कैंप में घुस आया। युआनशु बिना कुछ बोले भाग खड़ा हुआ। बाकी सब एक दूसरे को देखते रहे। फिर सबकी नजर तुम पर, हैरानी, डर, श्रद्धा। हुलाव पास के अंदर से निकले और इन्हें पता था सन जेन क्या करने वाला था। ये तो सच में कुछ अलग है। कैंप में युआन शू की जगह तुम्हें बैठाया गया। युआन शाओ ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े। गुरुजी, शुक्रिया। 300 सोने के सिक्के युआन शू की तरफ से, और 300 और, अगर हमारी आर्मी का भविष्य बता सके। तुमने चाय का घूंट लिया। लाखों की आर्मी का भविष्य इतने में? युआन शाओ ने तुरंत कहा, 500 और। सौ सौ हंसे, हम भी 100 देते हैं। पल भर में 2000 सोना सामने था। दैन वेई की आंखें चौंधिया गई। तुमने कब रखा सुनो? अलायंस की आर्मी हुलाव पास तोड़ेगी, और जल्दी। बस 12 शब्द। युआन शाओ सहित सब खुश हो गए। साओ साओ ने हाथ जोड़े। गुरुजी, लू बू है, और डोंग जो की पूरी आर्मी। लू बू अजय नहीं है, तुमने सीधे कहा। युआन शाओ ने चाओ चाओ को देखा। मेंग, गुरुजी के सामने लू बू से डर? चाओ चाओ मुस्कुराया। गुरुजी को बैटलफील्ड पर नहीं खींचा जा सकता, तो कौन मारेगा लूबू को? तुमने सिर हिलाया। मेरी कोई दुश्मनी नहीं लूबू से, मगर तुम्हारी नजर कोने में 3 लोगों पर पड़ी। काव काव समझ गया। लिू बेई, अपने भाइयों को लेकर आओ। तीनों आए। किस्मत देखनी है। 50-50। लिू बेई ने आदर से पैसे दिए। गुरुजी, हान डायनेस्टी का क्या होगा? खत्म नहीं होगी अभी। तुमने उसे गहरी नजर से देखा। हम दोनों का रिश्ता है, फिर मिलेंगे। गुआनियो आगे आया। क्या मैं लूबू को हरा सकता हूँ? नहीं। जांग फी को रोककर तुमने खुद बोला, तुम्हारा सवाल भी यही है ना? जांग फी की आंखें फटी। मेरे दिल की बात कैसे? साव साव ने कहा, गुरुजी सब जानते हैं। तुम हंसे। आवाज पूरे टेंट में गूंजी। सुनो जांगफे, तुम 50 राउंड्स में नहीं हारोगे। फिर गुआन यू आए, फिर लिू बे भी। तीनों मिलकर लड़ो। एक लड़ाई में तीनों का नाम हो जाएगा। तभी गोंग सुन जान हाँफते हुए आया। लू बू से नहीं जीत सकता। वो अभी बोल ही रहा था कि जांग फे उछलकर बाहर निकल गया। 3 घरानों का गुलाम, रुक। जांग फे की गर्जना बैटलफील्ड पर गूंजी। गोंगसुन जैन अवाक। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। जांग फे 50 राउंड्स, गुआनियू 30 राउंड्स। लूबू पर दबाव बढ़ा। फिर लिू बे भी कूदे। युआन शाओ की आर्मी ने तूफान की तरह हमला बोल दिया। लूबू को तीनों से लड़ना पड़ा। आखिरकार पीछे हटा। अलायंस की आर्मी हुलाव पास की तरफ बढ़ी। तुम चाहते यही थे, डोंगजो को इतना समय न मिले कि लोयांग जलाने की तैयारी कर सके। हुलाव पास पर डोंगजो घबराया। लूबू के साथ लोयांग की तरफ भागा। लीरू पीछे से दौड़ा। जूगोंग, दुश्मन ज्यादा हैं, चंगान चलते हैं। लीरू ने धीरे कहा, और जाने से पहले लुओयांग में आग लगा दो। एम्परर, अधिकारी सब हमारे साथ आएंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। हाँ, 3 फायदे 1 नुकसान, करते हैं। डोंगजो ने ऑर्डर दिया। डोंग डो, न्यूफू,
ली जुए, गोसी, सबको लोयांग जलाने का हुक्म। एम्परर को उठाओ, चांगन चलो, युआन परिवार का नाम लेते ही पूरे कुनबे को मारो। लोयांग में आग लगी। 1000 साल पुराना शहर जल रहा था। जांगसान अपने घर में आग देखकर रोने लगा। हाय, सब खत्म। बीवी ने पीठ पर मारा, रो क्यों रहा है, बुझाओ आग। वो बड़ा बर्तन याद है, गुरुजी ने कहा था पानी भरकर रखो। जांगसान एक पल में उठा। हाँ, दौड़ा पिछवाड़े। उस रात लोयांग में जिन घरों में तुम्हारी बात मानकर पानी भरा था, उन सब ने अपना घर बचा लिया। जब आग बुझी, जांगसान, लीसी, सब लोग एक साथ पूरब की तरफ मुड़े, उस दिशा में जहां तुम गए थे, और झुक गए। गुरुजी सच में देवता हैं। काली भीड़ एक ही दिशा में झुकी। जब अलायंस की आर्मी लोयांग में दाखिल हुई, घर घर से धुआं उठ रहा था, बस पैलेस राख था, और सड़कों पर हजारों लोग पूरब की तरफ माथा टेक रहे थे। ताओ चाओ ने पूछा। जवाब सुनकर आंखें भर आईं। युआन शाओ, अगर गुरुजी ना होते, आज यहां सिर्फ लाशें होती। युआन शाओ भी भावुक हुए, मगर चाओ चाओ का अगला वाक्य उन्हें ठंडा कर गया। गुरुजी ने कहलवाया है, युआन शाओ सब्र रखो। युआन शाओ का दिमाग सुन। एक चीख, और वो घोड़े से गिरे। तभी सिपाही आया। युआन वे साहिब और सारे परिवार को डोंगजो ने मार दिया, शव दरवाजे पर टांग दिए। युआन शाओ उठा, आंखें लाल, पश्चिम की तरफ। डोंगजो का सिर चाहिए। काओसाओ ने रोका। युआन शाओ, रुको। डोंगजो की आर्मी अभी भी पूरी है। चाओसाओ ने खुद चांगन तक दौड़ लगाने की बात कही, मगर युआन शाओ अजीब तरह से शांत हो गया। लोयांग मिल गया, इज्जत भी। अब इन स्वार्थी लोगों के साथ डोंगजो से लड़ो? हार गया तो सब खो दूंगा। वो रुक गया। काओसाओ ने निराश होकर देखा। हाथ जोड़े, तुम नहीं जाते तो मैं जाता हूं, मैं अकेले ही निकलूंगा। और वो चल दिया। युआन शाओ ने बाकियों से पूछा। कोई नहीं गया। हुलाओ पास पर तुम सिस्टम मॉडिफिकेशंस का मजा ले रहे थे। जांग सैन की किस्मत बदली 4 पॉइंट्स, लीसी की बदली 4 पॉइंट्स, और फिर एक बड़ा नोटिफिकेशन, फेम माइलस्टोन पार। एक वेव में 50,000 पॉइंट्स। तभी एक आर्मी नीचे से गुजरी, झंडे पर सुन जिन। वो तुम्हें जानते नहीं थे, नजर भी नहीं डाली। तुमने नई पावर आजमाने का सोचा, झंडा उठाया। बुरे को दूर करो, अच्छे को लाओ, आयरन माउथ। संजियन रुका। मेरे नसीब में क्या कमी है जो मैं नहीं झेल सकता? तुमने उनकी आंखों में देखा, फिर एक एक शब्द में पूछा, एम्परर की चीज संभाल सकते हो? सुन जेन का चेहरा पल भर को सख्त हुआ। एम्परर की चीज तो क्या, एम्परर की धोती भी, बाल भी? मैं सन मैन ताए किसी चीज से नहीं डरता। अगर मुसीबत लाती है तो फेंक दूंगा। तुमने वो मुस्कान दी जो कहती है, देखते हैं, उम्मीद है अगले जनरल की तरह नहीं होगे। इतना कहकर पलट गए। बिना पलटे पीछे से एक सफेद घोड़े पर संचियन आया। पिताजी, उन गुरुजी की बात सुनो, ये साधारण नहीं है। सन जेन ने कुछ नहीं कहा, मगर बात दिल में उतर गई। लोयांग पहुंचे। अलायंस ने सन जेन को जली हुई पैलेस की तलाशी देने भेजा। एक कुएं में से निकला एक सुनहरा थैला, खुला तो चकाचौंध। चौंगो युक्षी। सुन जैन की सांस भारी हो गई। इंपीरियल सील, सर्वोच्च सत्ता का निशान। उसने चुपके से अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह सन जियन युआन शाओ के पास गया। तबीयत ठीक नहीं, चांगशा जाता हूँ। युआन शाओ मुस्कुराया। बीमारी है या युक्सी मिल गई? सन जियन का चेहरा जम गया, मगर तुरंत बोला, झूठ। युआन शाओ ने उस सिपाही को बुलाया जिसने बताया था। सन जियन ने एक पल में तलवार निकाली, सिपाही का सिर गिरा। ऐसे गद्दार की बात पर यकीन करते हो? और बिना पलटे निकल गया। युआन शाओ गुस्से में कांपा, मगर कर क्या सकता था? उधर युआनशु की छोटी आंखें सुन जेन के जाते रास्ते पर टिकी थीं, होठों पर एक ठंडी मुस्कान। आर्मी दौड़ रही थी। पिताजी, सन क्वान ने घोड़ा बढ़ाया। वो गुरुजी ने कहा था एम्पेरर की चीज खतरनाक है। बस करो, सन सी ने डांटा। सन जेन ने घोड़े को एक कोड़ा मारा और तेज। मगर हुलाओ पास पहुंचे तो सब हैरान। तुम वहां बैठे थे, बिल्कुल शांत, स्टॉल लगाए, पंखा जला रहे थे, दायन भी पत्थर की तरह पास में। तुमने उन्हें देखा भी नहीं। वो पंखा, उसी के इशारे में सब कुछ था। सब मेरे बस में है। सन जेन का घोड़ा धीमा पड़ा, रुका। चेंगपू, हुआंगाई जैसे पुराने योद्धा अवाक। आखिर में सुन जियन उतरा, आगे बढ़ा, और घुटना टेका। गुरुजी, आपकी बात सच निकली। वो चीज मिल गई। तुमने आंख खोली, एक नजर डाली तो फेंक दिया। सुन जियन का चेहरा बैगन हो गया। तुम हंसे। चुआंगो युक्सी मिल जाए और फेंको, आसान नहीं होता। सन जियन कांपा। गुरुजी, सब पता है आपको। सन सी ने झट से घुटना टेका। पिताजी को रास्ता दिखाओ। तुम उठे, पंखा जलाया। सन से संजीएम को देखा। तुम्हारे पिता की किस्मत पूछ ली, उन्होंने नहीं माना। अब मैं क्या करूं? सनसे ने तुरंत सोना निकाला। गुरुजी, कौन मारेगा पिताजी को? तुम्हारे पिता ने सबके सामने कहा था, अगर युक्सी छुपाई तो 1000 तीरों से मरूंगा, याद है? सनसे की ठुड्डी गिरी। सुन जेन को लगा इनके सामने वो बिल्कुल नंगे हैं। पैसे। तुमने सनसे की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे पिता की बात सुन ली, सुनी नहीं तो बस। मगर तुम्हारा नसीब देखूं, युआनशु जैसे कमजोर से बचना। मन में तुम हंस रहे थे। युआनशु को सबक सिखाने का टाइम आ गया। उसने तुम्हारी गाड़ी रोकी थी। धीरे धीरे बोले, तुम्हारे पिता को मारने वाला है लिu बियाओ, जिंग जो वाला।
लियू बियाओ। सन जियन के दांत भिंच गए। सन से ने तलवार निकाली। हान डांग, चेंगपू, हुआंग गए, सब तैयार। अभी चलते हैं युआन शू के पास, उसके साथ मिलकर निपटाते हैं। सन सी चिल्लाया। रुको। सन जियन ने हाथ उठाया, आंखों में ठंडी चमक। 10 साल बाद भी देर नहीं होगी, हम अभी झो नहीं जाएंगे। हुआइनान से वापस जियांगोंग चलते हैं, अपनी सेना तैयार करते हैं, फिर उससे हिसाब लेंगे। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत चालाक हो जनरल, बढ़िया सोचा। अलविदा। तुम मुड़कर जाने लगे तो आवाज आई, रुकिए। सनजे और सन कुआन दोनों भाई फिर से घुटनों पर बैठ गए। सनजियान भी झट से समझ गया, ये तो इस महान इंसान को अपने घर का रक्षक बनाना चाहते हैं। वो फौरन बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो हमारे साथ चांगशा चलिए, थोड़ा वहां रहिए, रास्ते में कुछ हो जाए तो। तुम जोर से हंसे और हाथ हिलाया। नहीं जनरल, जरूरत नहीं। संजियान की किस्मत मैंने पहले बदली है, जल्दी कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये कह के हिम्मत इसलिए थी क्योंकि दिमाग में अभी अभी सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा था। संजियान की किस्मत बदल गई, सनजे और सनक्वान पर भी असर पड़ा। बधाई हो, 2000 स्ट्रॉन्ग लक पॉइंट्स मिले, बढ़िया डील। तुम शान से चले गए और पीछे सन परिवार के सब लोग बस तुम्हारी पीठ देखते रह गए। जो सच जानता है, जो रास्ता मोड़ सकता है, ये कोई साधारण इंसान नहीं। संजियान धीरे से बोला, काश ये हमारे परिवार का हिस्सा होता। संजय उसे चाहत भरी नजरों से देख रहा था। तभी छोटे सन क्वान की आंखें चमकी। वो संजियान के कान के पास गया और बहुत धीरे से, सिर्फ बाप बेटे को सुने ऐसी आवाज में बोला, पिताजी, ये इतने जवान हैं, देखने में भी अच्छे हैं, और साथ में कोई औरत भी नहीं, शायद अभी शादी नहीं हुई। क्यों ना हम अपनी बहन की शादी इनसे करा दें। संजियान नहीं रुक गया। मन में बात आई, बेटा तेरी बहन अभी सिर्फ 2 साल की है, ये तुम्हें कहाँ पता कि अभी चले ही थे, और एक चालाक छोटे बच्चे ने तुम्हारे बारे में सोच लिया और एक रिश्ता भी तय कर दिया। उसी वक्त सामने से एक फौज आती दिखी। 3000 घोड़े, सफेद रंग के, जैसे जमीन पर बर्फ बिछ गई हो। आगे थे गोंग सुनजान और उनके पीछे लिू बेई, गुआन यू, झांग फेई। मित्र, गोंग सुनजान ने तुम्हें देखा और तुरंत आगे आ गए। गुआन यू भी, जो हमेशा आंकड़े रहते हैं, उन्होंने भी सिर झुकाया। क्या मित्र फिर से बड़े भाई की किस्मत देखने आए हैं? झांग फेई के बड़े बोल गूंजे, उनके काले चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। ये दे बेअदबी मत करो, लियू बेई ने फटकारा। तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ गोंग सुनजान को देखा और पूछा, जनरल क्या यूझो वापस जा रहे हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, उम्मीद भरी नजरों से। तुमने पंखा हिलाया और पीछे खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। मैं भी यूझो जा रहा हूँ, सुना है हेबी में हेईशान वाले उपद्रव कर रहे हैं, क्या जनरल के साथ चल सकता हूँ? गुआन झोंग का पानी अभी के लिए छोड़ना था। दोंगझो, युआन शाओ, काओ काओ, इन सब की जिंदगी में तुम पहले ही काफी कुछ मिला चुके थे, अब वक्त था कहीं बैठकर तमाशा देखने का। उधर काओ काओ की जिंदगी में सबसे अंधेरा वक्त चल रहा था। 3000 सैनिक लेकर दोंगझो के पीछे गए थे। सोचा था सब साथ देंगे, पर वो सब नकारे निकले। दोंगझो की घात में फंसे आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। भागते हुए हुलाओ पास लौटे, और वहां युआन शाओ ने मिलते ही सुनाया, मेंगे, मैंने पहले ही कहा था। युआन शाओ को इतना बड़ा राज्य मिला, इतना सामान मिला, फिर भी आंखें बंद करके दोंगझो को भागने दिया, एक भी कदम नहीं उठाया। और वो युआन शू बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा तुमने कहा था, बस मौकाप्रस्त। उस पल काओ काओ के दिल में हान साम्राज्य को बचाने की जो आग थी, वो इन सब की स्वार्थी हरकतों ने लगभग बुझा दी। वो पूरी तरह बदल गया। युआन शाओ ने उसके लिए जो जश्न रखा था, उसमें काओ काओ ने एक बड़ा घूंट शराब पिया, उठा और सबकी तरफ उंगली उठाकर जोर से बोला, तुम सब किसी काम के नहीं। बोलकर युआन शाओ को धकेला और अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ गुस्से में निकल गया। मालिक, अभी बहुत लोगों को नाराज कर दिया, युआन शाओ भी नाराज होंगे, एक सलाहकार बोला। पर काओ काओ की आंखें बिल्कुल साफ थीं। युआन शाओ कमजोर दिल का है, थोड़ी खुशामद और कुछ तोहफे भेज दो, फिर दोस्त बन जाएगा। वो रुका, फिर असली बात पूछी, वो मित्र कहाँ हैं? अभी अभी गोंगसुन जान के साथ निकले हैं, पकड़ो। काओ काओ सबसे आगे घोड़े पर दौड़ा, रास्ते में चिल्लाता रहा, मित्र रुके। इधर लियू बेई फौरन सतर्क हो गए। गोंगसुन जान के सफेद घोड़ों ने मोर्चा संभाला। काओ मिंगबे, क्या इरादा है? गोंगसुन भाई, गलतफहमी मत करो। काओ काओ के चेहरे पर अभी भी शराब की लाली थी। उसने तुम्हें झुककर नमस्ते किया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ दोंगजून चलें। तुमने उसकी बेचारी हालत देखी और सीधे बोल दिया। दोंगजू के पीछे गए थे, हार गए। मित्र, सच में सब जानते हैं। काओ काओ ने हल्की सी मुस्कान से हाँ भरी और कपड़ों से एक बढ़िया जेड निकालकर तुम्हारी तरफ बढ़ाया। शर्म आती है, दिल से देश के लिए लड़ना चाहता था, पर कुछ न हुआ। मित्र, रास्ता दिखाइए। अब समझ गया, पहले पेमेंट देनी होती है। तुमने जेड ले ली, पर उसे देखा भी नहीं, बस मुड़कर चलने लगे। काओ काओ हैरान खड़ा था। तुम्हारी आवाज ही जैसे कोई उदास कविता पढ़ रहे हो। गुआन दोंग में सब उठे थे, मिलकर बुराई हटाने। पहले सब एक थे, साथ लड़ने का वाल था, पर सेनाएं मिलकर नहीं लड़ी, बस देखते रहे। ताकत ने लालच जगाया, चारों तरफ लड़ाई छिड़ गई। हुआइनान में कोई खुद को राजा बोलने लगेगा और उत्तर में कोई और। हड्डियां खेतों में बिखरी होंगी, हजारों कोस में कोई मुर्गे की आवाज नहीं। सोचते सोचते दिल टूट जाता है। काओ काओ वहीं ठिठका रह गया।
इस कविता में आज की बात भी थी और आगे की ऐसी बात जो रोंगटे खड़े कर दे। मित्र, कमाल लिखा है। वो तारीफ किए बिना न रह सका। तुम हंसने से मुश्किल से रुके। उसी के सामने उसकी अपनी कविता पढ़ी और वो तुम्हें वर्ल्ड क्लास पोएट समझ रहा है। ये फीलिंग गजब थी। मिंग दे। बस इतना ही कहना था। मिलते रहेंगे। हाथ हिलाया और गोंगसुन जान के साथ रास्ते के उस तरफ गायब हो गए। काओ काओ अभी भी खड़ा था। उन लाइनों को मन में दोहरा रहा था। हुआइनान में कोई खुद को राजा बोलेगा, उत्तर में कोई और। वो एकदम चौंका, चेहरा सफेद पड़ गया। झीकाई को बोला, झीकाई, मित्र कह रहे हैं कि हम सब आपस में ही लड़ेंगे और कोई खुद को राजा भी घोषित कर देगा। मालिक। झीकाई का चेहरा भी गंभीर हो गया। बात तो गहरी है।